गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपके पास मैक्सवेल समीकरण। तो ये वाला जो टॉपिक है आपके पास आपके कॉलेज के एग्जाम है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, उसमें भी इंपॉर्टेंस रखता है। और जितनी भी कंपटीशन फिजिक्स लेवल की एग्जाम लगती है उसमें भी इसका क्वेश्चन 99% इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो इसमें होता क्या है आपके पास, सबसे पहले आपको ये क्या है, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है, होती है एक समीकरण होती है। क्या होती है? समीकरण होती है। अब ये समीकरण होती क्या है, किसमें समीकरण तो बहुत सारी हो सकती है समीकरण, कोई इसमें ऐसा कोई मॉडिफाइड टर्म थोड़ी ना है। तो यदि इसमें बात करते हैं किसकी, उष्मागतिकीय निर्देशांक की, किसकी बात करते हैं? उष्मागतिकीय निर्देशांक की। तो ये ध्यान होना चाहिए सबसे पहले कि उष्मागतिकीय निर्देशांक क्या होता है। तो आपको ध्यान होगा जैसे आपके पास कार्तीय निर्देशांक होता है, तो कार्तीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या होता है? एक्स वाई जेड। वैसे ही आपके पास यदि स्फेरिकल होता है या क्या होता है आपके पास गोलीय निर्देश तंत्र होता है, तो उसमें कोऑर्डिनेट क्या होता है? आर थीटा फाई। वैसे ही आपके पास सिलेंड्रिकल होता है तो क्या होता है? रो फाई जेड। तो वैसे ही क्या हो गया आपके पास एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है? उष्मागतिकीय निर्देशांक। अब ये उष्मागतिकीय निर्देशांक क्या होते हैं? ये होते हैं आपके पास पी, वी, टी और एस। क्या होते हैं? पी, वी, टी, एस। पी यानी क्या? दाब। वी यानी आयतन। टी यानी ताप और एस यानी एंट्रोपी। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके उष्मागतिक निर्देशांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके पास? उष्मागतिक निर्देशांक कहलाते हैं। इन्हीं निर्देशांकों के बीच में क्या किया जाता है? संबंध स्थापित किया जाता है। ये जो निर्देशांक है इन्हीं को के बीच में क्या किया जाता है? एक संबंध स्थापित करते हैं। और इन्हीं संबंध को क्या कहते हैं अपन? मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। इन्हीं संबंध को अपन क्या कहते हैं? मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है। इसमें देखो यदि एक मैक्सवेल समीकरण आपको प्रूफ करना आ गया तो बाकी की इसमें टोटल आपके पास 4 इक्वेशन आती है मैक्सवेल समीकरण की। यदि एक आपको प्रूफ करना आ गया अच्छे से तो 3 आपको आराम से आ जाएगी। तो एक मैं करवाऊंगा, वैसे तो 4 करवाऊंगा, पर पहले एक अपन अच्छे से करते हैं, वो आपको समझ में आने के बाद अपन दूसरी, तीसरी, चौथी भी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो क्या ध्यान आया आपको कि ये मैक्सवेल समीकरण किसे कहते हैं? कि जो भी उष्मागतिक निर्देशांक होता है जैसे पी, वी, टी, एस के बीच में यदि संबंध स्थापित किया जाता है और वही संबंध क्या कहलाती है? आपकी मैक्सवेल समीकरण कहलाती है। टोटल कितनी होती है? 4 समीकरण होती है। और इन 4 समीकरण को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको जो इसके पीछे वाली क्लास हुई थी उसमें 3 फॉर्मूले बताए थे, वो काफी इंपोर्टेंस रखती है। उसके बिना मैक्सवेल समीकरण नहीं निकल सकती। तो फर्स्ट क्या बताया था आपके पास? जो फॉर्मूले बताए थे वो मैं आपकी साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे। फर्स्ट क्या बताया था? हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा F = U - का ST या TS। सेकंड क्या बताया था आपके पास? बताओ यदि किसी को याद हो तो। सेकंड क्या बताया था? एंथैल्पी का H = क्या बताया था? U + का PV। यही बताया था आपके पास। थर्ड क्या बताया था? गिब्स मुक्त ऊर्जा। थर्ड बताया था आपको गिब्स मुक्त ऊर्जा G = क्या था आपके पास? बताओ U - का ST + का PV। ये तीनों क्या थे आपके पास? फॉर्मूले थे। ये तीनों डेफिनेशन भी मैंने लिखवाई थी कि किसे कहते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन यहाँ पे क्या आने वाली है? काम आने वाली है। तो इसी के बेस में अपन क्या निकालेंगे? एक एक समीकरण को फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे। तो पहले तो आप उसमें मैक्सवेल समीकरण से रिलेटेड 2-4 लाइन थ्योरी में लिख दीजिए, फिर अपन इसकी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए पहले मैक्सवेल समीकरण लगाकर आप लगाइए मैक्सवेल समीकरण और उसमें लिखिए पहले आप कि वे समीकरण जो कि उष्मागतिक निर्देशांकों के मध्य संबंध परिभाषित करे। वे समीकरण जो कि उष्मागतिक निर्देशांकों के मध्य संबंध परिभाषित करे। वे समीकरण जो कि उष्मागतिक निर्देशांकों के मध्य संबंध परिभाषित करे तो वह मैक्सवेल समीकरण कहलाती है। तो वह मैक्सवेल समीकरण कहलाती है। और उष्मागतिकी भौतिकी में 4 ऊर्जा फलन होते हैं। उष्मागतिकी भौतिकी में 4 ऊर्जा फलन होते हैं। 4 ऊर्जा फलन होते हैं। ऊर्जा फलन कौन कौन सी? U, F, G और H। आंतरिक ऊर्जा F हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, G क्या है आपके पास? गिब्स ऊर्जा, H क्या है? एंथैल्पी। और उष्मागतिकी भौतिकी में 4 ऊर्जा फलन होते हैं। इन ऊर्जा फलन को U, F, G, H से व्यक्त करते हैं। इन ऊर्जा फलन को ब्रैकेट में लिख लेना, इनको U, F, G, H से व्यक्त करते हैं। U, F, G, H से व्यक्त करते हैं।
और मैक्सवेल समीकरण का गणितीय विश्लेषण, और मैक्सवेल समीकरण का गणितीय विश्लेषण, मैक्सवेल समीकरण का गणितीय विश्लेषण ऊर्जा फलनों के द्वारा किया जाता है, ऊर्जा फलनों के द्वारा किया जाता है। और ऊष्मागतिकी भौतिकी को, और ऊष्मागतिकी भौतिकी को ऊष्मागतिकीय निर्देशांकों द्वारा समझाया जाता है, और ऊष्मागतिकी भौतिकी को ऊष्मागतिकीय निर्देशांकों द्वारा समझाया जाता है। ऊष्मागतिकी भौतिकी को ऊष्मागतिकीय निर्देशांकों द्वारा समझाया जाता है। और ऊष्मागतिकी में 4 ऊष्मागतिक निर्देशांक होते हैं, और ऊष्मागतिकी में 4 ऊष्मागतिक निर्देशांक होते हैं जिसे PVTS से व्यक्त करते हैं, जिसे PVTS से व्यक्त करते हैं, जिसे PVTS से व्यक्त करते हैं। दोनों बोर्ड पर लिख कर रखे हैं। तो देखो इस समीकरण में क्या क्या काम आने वाला है आपके पास। एक तो ये कहलाते हैं आपके पास क्या, निर्देशांक, यानी कौन से निर्देशांक, थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके पास, थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के फलन कहलाते हैं, यानी एनर्जी फंक्शन कहलाते हैं। ये आपके क्या है, 4 तरह के एनर्जी फंक्शन है या ऊर्जा फलन है। तो इन दोनों के बेस पे अपन क्या निकालेंगे, मैक्सवेल समीकरण को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट निकालते हैं अपन, इसी के बेस पे निकालेंगे। तो फर्स्ट आपके आ रहा है, जो इक्वेशन आ रहा है वो है आपके पास क्या, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। तो आप टॉपिक लगाइए, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण फर्स्ट लगाइए। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। अब देखो सबका ध्यान इधर, एक बार कॉपी पेन को साइड में रख लो। कॉपी पेन को साइड में रखने के बाद एक बार आप इस समीकरण को समझो केवल, और कुछ नहीं करना। तो एक बार कॉपी पेन को रख दिया आपने साइड में, तो एक बार समझो इसको कि ये समीकरण क्या कहता है, कैसे इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट किया जाता है। एक यदि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया तो आगे वाले ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, फर्स्ट समीकरण की। फर्स्ट समीकरण में बात करता हूँ मैं सबसे पहले ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। किसकी बात करता हूँ, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपका क्या कहता है, आप जानते हो क्या कहता है, dq इज इक्वल टू du प्लस का क्या, dw। यही होता है आपके पास ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम, यही होता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। आप जानते हो dw क्या होता है आपके पास, pdv होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, dq इज इक्वल टू du प्लस का क्या हो जाएगा, pdv। pdv क्या शो कर रहा है, दाब आयतन ऊर्जा को शो कर रहा है। dw क्या कर रहा है, जो कार्य में परिवर्तन हो रहा है उसको व्यक्त कर रहा है। du क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। dq क्या है आपके पास, dq क्या है, ऊर्जा में कुल परिवर्तन। ठीक है, तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब आप जानते हो यहाँ पे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तो आप जानते थे। अब क्या आप ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम जानते हो क्या, ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम। देखो वैसे आप अभी अपन ने पढ़ा नहीं है ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम, वो अभी आगे आएगा। तो भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम होता है वो क्या होता है, dq इज इक्वल टू क्या होता है, TdS। क्या होता है, dq इज इक्वल टू TdS। तो ये हो जाएगा आपका dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, TdS। तो इसको मैं रख सकता हूँ कहाँ, समीकरण नंबर 1 में। किस में रख सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 में। अब ध्यान रखना कि इसमें कई किताबों में आपको क्या मिलेगा, ये फुल डेरिवेटिव की फॉर्म में मिलेगा, कई किताबों में आपको पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा। तो वो अपन आगे देखेंगे कि कैसे इसको चेंज करते हैं। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 से किस में रखता हूँ, dq का मान 1 में रखता हूँ। तो dq का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर जब मैं ये वैल्यू समीकरण 1 में रखूंगा तो देखो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dq की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, TdS आ जाएगा। फिर क्या आएगा आपके पास, फिर क्या आएगा आपके पास, du। तो du आ जाएगा प्लस का क्या आ जाएगा, pdv आ जाएगा। अब यदि मुझे du निकालना है तो du क्या आ जाएगा, TdS
माइनस का क्या हो जाएगा पी डी वी। तो ये एक समीकरण तो आपका ये बन गया। अब इसी समीकरण के द्वारा अपन क्या निकालेंगे, मैक्सवेल के समीकरण को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो क्या किया, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम लिखा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी होता है, तो जानते हो डी यू प्लस क्या हो गया पी डी वी। ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी टी क्या होता है टी डी एस। यही होता है आपके पास ऊष्मागतिकी का जो सेकंड नियम होता है वो क्या होता है बताओ, यही होता है, यही होता है ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम। तो ये क्या हो गया टी डी एस इज इक्वल टू, जब मैं डी क्यू का मान समीकरण 1 में रखता हूँ तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अपन यहाँ पे एक एक बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या किसकी बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट कांस्टेंट लेता हूँ। ये जो इक्वेशन आई है इसमें एक बार तो मैं v को कांस्टेंट लूंगा, एक बार मैं किसको s को कांस्टेंट लूंगा। तो फर्स्ट लेता हूँ मैं, फर्स्ट यदि v कांस्टेंट हो या नियत हो तो आपका जो dv होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। आप जानते हो कि यदि आपके पास v क्या है कांस्टेंट है तो dv आपका क्या हो जाएगा जीरो। और जब आपका dv जीरो होगा तो मतलब आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा आपके पास du इज इक्वल टू क्या आएगा tds, यही तो आएगा। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो। कहाँ से आएगा, समीकरण नंबर 3 से। कहाँ से आएगा, समीकरण नंबर 3 से। तो du इज इक्वल टू क्या आ गया tds, और ये क्या हो गया आपका जीरो। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे से जब इंडिपेंडेंट है, ये आपका अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, मैं इसको पार्शियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल यू अपॉन में डेल एस। कांस्टेंट क्या था आपके पास v था, तो ये क्या लिख दिया मैंने v। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। अब क्या किया मैंने, ये वाली टर्म आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसी का जो कांस्टेंट लिया है उसी कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ। क्या लिया है, यदि v कांस्टेंट लिया है तो v के सापेक्ष ही मैं क्या करता हूँ, इसका अवकलन करता हूँ। v के सापेक्ष क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बताओ ये क्या हो जाएगा आपके पास, यदि मैं v के रेस्पेक्ट में क्या करता हूँ, इसका अवकलन करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल यू डेल एस। ये क्या हो जाएगा आपका v कांस्टेंट पहले से ही था, अब ये टोटल का कांस्टेंट गिनेंगे तो अब कौन सा कांस्टेंट आएगा। अब देखो ये किसके रेस्पेक्ट में किया अपन ने, v के रेस्पेक्ट में अवकलन किया है। अब v तो जब v के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं तो v का तो कांस्टेंट आ नहीं सकता, और आपको पता है जब v का कांस्टेंट नहीं आएगा, जब ये वाला कांस्टेंट नहीं आएगा तो कौन सा आएगा, s आएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका s हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, v के सापेक्ष अवकलन किया था तो ये क्या हो जाएगा डेल t अपॉन में डेल v हो जाएगा, और जब v के रेस्पेक्ट में अवकलन किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या हो गया आपका डेल स्क्वायर v, सॉरी डेल स्क्वायर u डेल v और डेल s इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास डेल t अपॉन में डेल v, और साथ में क्या आ गया s कांस्टेंट आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चले फिर क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट मैं सेकंड केस लेता हूँ। सेम सेकंड केस में क्या करूंगा, पहले v कांस्टेंट लिया था, अब क्या कांस्टेंट लेता हूं मैं, s कांस्टेंट लेता हूं। सेकंड क्या है आपके पास, यदि s कांस्टेंट हो, यदि s कांस्टेंट हो, यदि s कांस्टेंट है तो ds क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं। जब यहाँ पे ds जीरो हो जाएगा तो समीकरण 3 से क्या आएगा आपके पास, देखो क्या आएगा समीकरण 3 से, जब s क्या हो गया ds जीरो हो गया तो आपके पास बचेगा du माइनस का t माइनस का p dv, यही बचेगा आपके पास। अब इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आगे सॉल्व देखना क्या बचा, du इज इक्वल टू माइनस का p dv। क्या मैं इसको पार्शियल में बदल सकता हूँ, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल u इज इक्वल टू माइनस का p और अपॉन में क्या आ जाएगा डेल v। कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट क्या था आपका s था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया s लिख लिया। अब मैंने क्या बोला, जो कांस्टेंट होता है उसी के रेस्पेक्ट में क्या करना होता है, डिफरेंशियल करना होता है। यदि मैं s कांस्टेंट लिया है तो s के सापेक्ष क्या करूंगा, इसका अवकलन करूंगा। x के सापेक्ष क्या करूंगा, इसका अवकलन करूंगा। तो इसका जब डिफरेंशियल किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा आपके पास देखो डेल u, तो ये क्या आ जाएगा डेल u डेल v। क्या था आपके पास डेल s पहले से ही था, अवकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डेल बाय डेल s। अब आप जानते हो s के रेस्पेक्ट में जब अवकलन होगा तो कांस्टेंट क्या आएगा, क्या आएगा, जब s के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है तो कांस्टेंट s तो नहीं होगा, ये तो फिक्स है, तो कांस्टेंट क्या होगा आपका v होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का डेल p अपॉन में डेल s, और कांस्टेंट क्या क्या हो जाएगा v, कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका v। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या आया डेल स्क्वायर u और डेल s और डेल v,
इज इक्वल टू क्या आया माइनस का डेल पी अपॉन में डेल एस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। इसको मैं नंबर दे देता हूँ कितना, 3 दे दिया था, इसको दे दो 4 और इसको दे दो 5। अब क्या मानता हूँ मैं, यदि यहाँ पे केस मानता हूँ, क्या केस मानता हूँ, ये केस ये मानता हूँ कि जब कोई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स और डेल वाई, और यदि कोई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई और डेल एक्स इक्वल हो, क्या हो आपके पास, यदि कोई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई और यदि कोई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स क्या हो, इक्वल हो, तो यहाँ से देखो आपको क्या है, डेल स्क्वायर यू डेल वी डेल एस, यहाँ पे क्या है डेल स्क्वायर यू डेल एस डेल वी, क्या है दोनों इसी तरह का फंक्शन है, यानी इसमें क्या है डेल वी एस है, इसमें एस वी है, तो क्या मैं इन दोनों को बराबर मान सकता हूँ। जब मैं इन दोनों को बराबर मानूंगा तो समीकरण 4 और 5 से क्या आएगा, समीकरण 4 व 5 से जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बताऊं, तो ये हो जाएगा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म किसके बराबर होगी, 4 और 5 से कंपेयर करूंगा तो ये हो जाएगा आपका डेल टी अपॉन में डेल वी, साथ में क्या आ गया एस इज इक्वल टू इधर क्या आ गया आपका माइनस का डेल पी अपॉन में डेल एस, और ये क्या हो गया आपका बी, और यही आपका जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट समीकरण कहलाता है। तो एक बार इसको वापस समझो, मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। यदि एक आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बाद में आराम से समझ सकते हो दूसरे भी। क्या किया, सबसे पहले ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम लिया, क्या होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फिर क्या किया मैंने, डी डब्ल्यू क्या होता है पी डी वी होता है, तो पी डी वी ले लिया, तो ये हो गया डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी हो गया। ठीक है, ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम क्या कहता है, सेकंड नियम कहता है कि जो डी क्यू है वो किसके इक्वल होता है, टी डी एस के, तो ये टी डी एस का रख दिया, इसमें रख दिया, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। क्या निकालना है मुझे, मैंने आपको फलन बताए, कितने फलन बताए एनर्जी के, यू एफ जी और एच। तो फर्स्ट के लिए मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, यू के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा डी यू निकालना है तो क्या आ जाएगा टी डी एस माइनस का पी डी वी। ठीक है, अब यदि यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, एक बार v कांस्टेंट लेना है, एक बार s कांस्टेंट लेना है, तो v कांस्टेंट ले लिया, तो v कांस्टेंट लिया तो dv क्या होगा 0, जब dv यहाँ पे 0 हो गया तो क्या बचा du इज इक्वल टू टीडीएस, तो du इज इक्वल टू टीडीएस। इसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा डेल यू ऊपर में डेल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t कांस्टेंट क्या है यहाँ पे v। फिर मैंने क्या किया, v के रेस्पेक्ट में क्या किया, अवकलन किया, डिफरेंशियल किया, तो देखो जब डेल बाय डेल वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो क्या हो गया आपके पास, ये टर्म ऐसे की ऐसे अवकलन हो गया, वी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब अब कांस्टेंट वी नहीं होगा तो क्या होगा एस होगा। देखो वी तो कांस्टेंट हो नहीं सकता क्योंकि क्या कर रहे हैं वी के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट क्या होगा आपका एस होगा, तो एस कांस्टेंट कर दिया, बाकी टर्म ये गई है। ठीक है, और ये आ गया आपके पास, ये वाली टर्म आ गई। सेम इसी प्रकार एक बार क्या लिया, दूसरी बार में s कांस्टेंट लिया, जब s कांस्टेंट लिया तो ds क्या हो जाएगा 0, जब ds 0 हो गया तो आपके पास क्या बचेगा du इज इक्वल टू क्या बचेगा माइनस का pdv, ये वाली टर्म क्या हो गई 0। अब इसमें भी मैं पार्शियल में कन्वर्ट करूंगा तो डेल u बाय डेल v क्या आ जाएगा माइनस का p। अब मैं क्या करता हूँ, जो कांस्टेंट दिया था उसी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है, एस के रेस्पेक्ट में क्या किया, अवकलन किया, तो ये क्या आ गया डेल अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन में डेल वी, एस वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन में एस आ गया। जब मैं इसमें ऐसा कोई फंक्शन मान लेता हूँ तब ये वाला टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या है, ये जब दोनों इक्वल होंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी, बराबर होगी, तो क्या हो जाएगा डेल टी अपॉन में डेल वी, एस क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि एस यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, इसमें क्या है माइनस ऐसे का ऐसे डेल पी अपॉन में डेल एस, तो डेल पी अपॉन में डेल एस कांस्टेंट क्या रहेगा वी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो और यही आपका जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट समीकरण है वो क्या है आपका यही है। अब आप इसको आराम से लिख दीजिए, फिर अपन इसको देखो। अब ये तरीका आपको समझ में आ गया कि कैसे कांस्टेंट मानना है, कैसे इसके बाहर कांस्टेंट लिखना है, कौन सी टर्म को कांस्टेंट मान के करना है। तो ये आपको यदि आ गया तो आपको आगे वाली इक्वेशन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार इसको लिखिए फिर अपन सेकंड को करते हैं।
ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी मैक्सवेल समीकरण पूछ सकते हैं। लिख दिया? चले आगे, लिख दिया हो तो चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ऊष्मागतिकी का द्वितीय समीकरण। नेक्स्ट क्या करना है आपको, निकालना है ऊष्मागतिकी का द्वितीय समीकरण। देखो अब यदि ये वाला समीकरण आपको समझ में आ गया तो आप दूसरा तो आराम से निकाल सकते हो, और यदि यही समझ में नहीं आया तो वापस आप इसको समझो कि कैसे निकाला है। वीडियो आपके पास ही है हमेशा के लिए, तो आप चाहे 2 बार देख लो उसे। अब देखो इसमें जो द्वितीय समीकरण है वो क्या है, जो मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है वो अपन कहाँ से निकालते हैं, वो निकालते हैं आप हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की परिभाषा से। कहाँ से, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की परिभाषा से। तो यहाँ पे लगा लेना आप द्वितीय समीकरण, और वो कहाँ से निकालेंगे, इसको भी कॉपी पेन को एक बार साइड में रख दो, पहले समझ लो। हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा समीकरण, और ये समीकरण क्या होती है आप जानते हो, साइड में लिख भी रखी है, क्या होती है, F इज इक्वल टू U माइनस का ST होता है, यही होता है आपके पास। यदि मैं इसका क्या करूं, अवकलन के रूप में लिखूं, इसको अवकलन रूप में लिखने पर, डिफरेंशियल रूप में लिखो इसको, तो ये क्या आएगा आपके पास, DF इज इक्वल टू DU माइनस का क्या आएगा, DST आएगा। अब देखो DST है तो ये UV से क्या करेगा, अवकलन करेगा, तो ये क्या होगा, DF इज इक्वल टू DU ऐसे का ऐसे, माइनस का क्या हो जाएगा, एक बार SDT हो जाएगा, माइनस का TDS हो जाएगा। यही होगा आपके पास, एक बार T का अवकलन हो गया, S ऐसे का ऐसे, माइनस बार माइनस था तो अंदर माइनस आ जाएगा, T ऐसे का ऐसे, और किसका अवकलन, DS। अब आप क्या जानते हो, इस DU की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो DU की वैल्यू जैसे ऊष्मागतिकी के फर्स्ट नियम में निकाली थी वैसे निकाल लो। तो ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम क्या होता है, वो होता है आपके पास DQ इज इक्वल टू DU प्लस का क्या है, PdV है, तो ये PdV हो जाएगा। सेकेंड नियम क्या था, ऊष्मागतिकी का जो सेकेंड नियम था वो क्या था, ऊष्मागतिकी का जो सेकेंड नियम था वो क्या था आपके पास, वो क्या था कि DQ इज इक्वल टू क्या होता है, TDS होता है। क्या होता है, TDS होता है। ये वाली वैल्यू मैं क्या रखूँगा, समीकरण, इसको तो दे देता हूँ मैं 1, इसको दे देता हूँ 2, और इसको दे देता हूँ 3। तो ये 3 की वैल्यू DQ का मान का रखूँगा समीकरण 2 में, क्योंकि वैल्यू किसकी निकालनी है, DU की। तो समीकरण 3 से 2 में, जब समीकरण 3 से 2 में रखा तो क्या आ जाएगा आपके पास, TDS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DU प्लस का PdV आएगा। इस PdV को मैं इधर भेजूंगा तो ये क्या आ जाएगा, DU माइनस का TDS माइनस का PdV। समीकरण नंबर 4। अब देखो DU का मान आ गया, ये DU का मान मैं क्या रखूंगा, समीकरण 4 से समीकरण 1 में। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो समीकरण 4 से 1 में
जब मैं समीकरण 4 से 1 में रखूंगा तो ये आंसर आपका क्या आएगा, देखो ये आएगा आपका, देखो क्या था समीकरण नंबर 1 डी एफ, तो ये क्या रख दिया मैंने डी एफ इज इक्वल टू डी यू, क्या है डी यू आ गया आपके पास टी डी एस माइनस का क्या आ गया पी डी वी, माइनस का क्या आ गया पी डी वी। ये क्या था माइनस का एस डी टी, माइनस का एस डी टी, और ये क्या था माइनस का टी डी एस, तो माइनस का क्या था आपका टी डी एस। ये वाली टर्म थी, जो टर्म कट रही है उसको हटा दो। तो देखो कौन कौन सी टर्म कट रही है यहाँ पे, बताओ कौन कौन सी कट रही है। टी डी एस कट रही है क्या, टी डी एस कट रही है, ठीक है। और कौन सी कट रही है, और कोई से भी नहीं कट रही। तो आपके पास क्या आएगा डी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, डी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी। देखो ये वाला समीकरण नंबर आ गया। अब वापस वही मेथड एक एक को कांस्टेंट लेते हुए, तो कैसे करना है वही जो पहले लिया था वही। तो क्या करता हूँ मैं, एक बार तो क्या लेता हूँ टी कांस्टेंट फर्स्ट ले लेता हूँ। यदि टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, यदि t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो dt क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जब dt इज इक्वल टू 0 हो गया तो आपके पास क्या बचेगा df इज इक्वल टू माइनस का pdv, क्या बचेगा माइनस का pdv। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ f अपॉन में डेल v लिख सकता हूँ, और इधर क्या बचेगा आपका माइनस का p। अब किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करोगे, जो कॉन्स्टेंट लिया उसी के रेस्पेक्ट में t के सापेक्ष, यानी t के सापेक्ष क्या किया, t के सापेक्ष इसका क्या किया अवकलन किया। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास डेल एफ अपॉन में डेल वी। यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या रहेगा, टी कांस्टेंट है तो टी कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे भी आपका टी कांस्टेंट रहेगा। अब अवकलन किसके रेस्पेक्ट में किया, टी के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ से देखो जब टी के रेस्पेक्ट में अवकलन किया है, तो जब टी के रेस्पेक्ट में क्या किया अपन ने अवकलन किया, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा वी। ऐसे ही आपके पास ये माइनस ऐसे का ऐसे डेल पी किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो ये टी के रेस्पेक्ट में अवकलन हो गया, कांस्टेंट क्या हो गया वी आ जाएगा। अब ये तो आया अपने पास समीकरण नंबर 5 और इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 6। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं ये करता हूँ जो दूसरी टर्म मानता हूँ, दूसरा टर्म क्या है आपके पास, ये तो हो गया आपके पास। यदि t, अब क्या मानो, या फिर इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करके भी लिख लो, इसको समीकरण नंबर 6 मत मानो, आगे वाली को मानना। कैसे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन में क्या हो गया डेल टी और डेल वी, और ये किसके इक्वल आएगा माइनस का डेल पी अपॉन में डेल टी, और किसके इक्वल आएगा वी के इक्वल। यहाँ तक आ गया आपको। नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट समीकरण नंबर क्या करना है। अब देखो अपन ने किसका अवकलन किया टी का, अब किसका करोगे v का। तो अब क्या हो जाएगा सेकंड में, यदि v कांस्टेंट हो, यदि v क्या हुआ आपके पास कांस्टेंट हो, यदि v कांस्टेंट होता है तो ये क्या हो जाएगा dv इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा आपका dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जब dv इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या बचेगा आपके पास df माइनस का एस डी टी, क्या बचेगा माइनस का एस डी टी। और जब ये आएगा तो इसको मैं पार्शियल में लिखूंगा तो क्या आएगा डेल टी इज इक्वल टू माइनस का एस। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा, v के रेस्पेक्ट में, तो v के सापेक्ष क्या करूंगा अवकलन करूंगा। v के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो तो ये आ जाएगा, देखो v के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा तो क्या आ जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या कांस्टेंट था, यहाँ पे तो क्या था आपका v कांस्टेंट था। अब तो ये तो मैंने लिख दिया ऐसे का ऐसे। किसके रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, v के रेस्पेक्ट में, और v के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा तो कांस्टेंट क्या आएगा। तो अब कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जब v के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है कांस्टेंट क्या हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा माइनस का s, तो ये माइनस का डेल s अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में डेल v के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट क्या t, तो ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वी और डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का डेल एस और डेल वी, साथ में क्या आ जाएगा आपका टी। जब ये दोनों इक्वल है यानी मैं इसको इक्वल मान सकता हूँ समीकरण 6 और इसको दे देता हूँ मैं 7। यानी यदि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आए, वही जो मैंने पहले लिखा था डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स, तो देखो डेल वी डेल टी इधर भी आ रहा है, डेल वी डेल टी क्या आ रहा है उधर भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ समीकरण 6 और 7 से। तो समीकरण 6 और 7 से क्या आ जाएगा आपके पास, जो समीकरण 7 से आएगा वो क्या आएगा, इधर वाली टर्म और उधर वाली टर्म एक आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा डेल पी अपॉन में डेल टी, साथ में क्या आ जाएगा v, माइनस दोनों में है तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो और उधर क्या आएगा आपके पास माइनस तो हट जाएगा, तो डेल एस अपॉन में डेल वी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t। और यही क्या कहलाती है आपकी मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कहलाती है।
यही क्या कहलाती है आपकी मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कहलाती है। इसको मैं नंबर दे देता हूँ कौन सा, बी। ठीक है, तो समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है। क्या एक्स्ट्रा किया है? क्योंकि इसमें जो फंक्शन काम में लिया है वो एनर्जी का कौन सा लिया है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा वाला फंक्शन काम में लिया है, और यहाँ से एफ इसका अवकलन किया तो ये वाली टर्म आ गई। उष्मागतिकी के फर्स्ट और सेकंड दोनों नियम से क्या निकाली, डी यू की वैल्यू निकाली। डी यू की वैल्यू में कहाँ पे रख दी, समीकरण नंबर 1 में, जो तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, आपका ये वाला आ गया। अब इस इक्वेशन के बेस पे अपन ने मैंने ये प्रोसेस किया। ठीक है, तो इसको भी लिख दीजिए। इसको भी लिख दो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रोसेस वही है, पूरा स्टेप वही है। अब तो आप शायद बिना देखे भी निकाल सकते हो थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ में होगा कुछ नहीं, एनर्जी फंक्शन चेंज होगा। अब क्या आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा। चले आगे नेक्स्ट थर्ड वाले पे। थर्ड क्या होगा, थर्ड में जो एनर्जी फंक्शन काम आएगा, u आ गया, फिर f आ गया। अब क्या आएगा आपका, h आएगा, क्योंकि अपन ने फंक्शन क्या लिखा था, u f h g या g h जैसे भी लिखा था। तो अब आपका कौन सा काम में आ रहा है, एंथैल्पी वाला फंक्शन काम में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला अपन काम में लेंगे। तो क्या आ जाएगा, हटा दो इसे, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, थर्ड इक्वेशन, तृतीय समीकरण। ठीक है, इसमें क्या कहता है, इसमें मैंने बताया कि क्या डिफाइन करेगा ये सबसे पहले, किससे, एंथैल्पी की परिभाषा से। तो एंथैल्पी क्या होती है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, थर्ड। एंथैल्पी की परिभाषा से,
तो एंथैल्पी क्या है आपके पास H, तो ये क्या लिखा H इज इक्वल टू यू प्लस का PV, यही है आपके पास H इज इक्वल टू यू प्लस का क्या है आपके पास PV। तो यहाँ से आप अब तो आप शायद बिना देखे भी कर सकते हो कैसे, एंथैल्पी का तृतीय समीकरण ले लिया, यानी एंथैल्पी की डेफिनेशन ये होती है। इसका मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अवकलन रूप लिखूंगा। क्या लिखूंगा, अवकलन रूप लिखने पर तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा, देखो आपके पास क्या आ जाएगा DH इज इक्वल टू DU प्लस का क्या आ जाएगा DPV आ जाएगा। तो इसमें भी दो टर्म से UV से अवकलन होगा, तो DU प्लस का D क्या बार ले लूँ, पहले P बार ले लूँ और V लिख लेता हूँ, फिर V बार लेके DP लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूँ 1। अब क्या करूँ, उष्मागतिकी का फर्स्ट और सेकंड नियम लगाकर मैं क्या वैल्यू निकालूंगा DU की। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है, फर्स्ट नियम से क्या कहता है, फर्स्ट नियम ये कहता है कि DQ क्या है DU प्लस का PDV है, यही है आपके पास। तो ये, और सेकंड नियम क्या कहता है, सेकंड नियम ये कहता है कि DQ है वो किसके बराबर है TDS के, किसके बराबर है TDS के। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो मैं 3 से क्या रखूंगा समीकरण 2 में, 3 से मैं जब 2 में रखूंगा तो क्या आएगा TDS इज इक्वल टू DU प्लस का PDV, और इसमें जब मैं ये DU की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा TDS माइनस का PDV, ठीक है, ये आएगा। इसको मैं नंबर दे देता हूँ समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 से मैं DU का मान क्या रखूंगा समीकरण 1 में, तो ये आ जाएगा आपके पास समीकरण 4 से समीकरण 1 में रखने पर क्या, समीकरण 4 से 1 में रखने पर, तो देखो ये क्या आ जाएगा, जब मैं समीकरण 4 से 1 में रखूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या था आपके पास DH, तो ये आपका DH, फिर DU क्या आ गया TDS माइनस का क्या आ गया PDV, फिर क्या आ गया आपके पास प्लस का PDV और प्लस का VDP। जो कट रहा है वो काट दो, 2 टर्म कोई भी कटनी चाहिए यहाँ पे। तो देखो क्या क्या कट रहा है, PDV कटेगा और PDV कटेगा, क्या बचा आपके पास, तो DH इज इक्वल टू TDS प्लस का VDP। समीकरण नंबर दे देता हूँ इसे 5। अब इसी समीकरण को सहायता से जो पहले से मेथड अपन अपना रहे हैं वही मेथड को यूज लेना है। तो फर्स्ट क्या लूँगा मैं यहाँ पे, क्या मान लेता हूँ P कॉन्स्टेंट हो, P क्या हो कॉन्स्टेंट या नियत हो, तो DP क्या होगा आपके पास 0 होगा। जब DP 0 होगा तो ये क्या होगा DH इज इक्वल टू TDS, ठीक है। इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये क्या आ जाएगा डेल H अपॉन में डेल S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T। किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, P के सापेक्ष, जो कांस्टेंट है उसी के रेस्पेक्ट में अवकलन होता है। तो P के सापेक्ष क्या किया अवकलन किया, P के सापेक्ष क्या किया अवकलन किया। तो जब ये अवकलन किया तो ये क्या आ जाएगा, देखो डेल H है, ये क्या था आपके पास कांस्टेंट क्या था P था। यहाँ पे जब P कांस्टेंट आ गया, अब आगे क्या आ जाएगा आपके पास, यदि मैं P के सापेक्ष क्या करूँगा अवकलन करूँगा, P के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपके पास डेल अपॉन में डेल P, ये आपका पहले से ही था डेल H अपॉन में डेल S P। अब कांस्टेंट क्या आएगा, जब P के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं तो P तो कांस्टेंट होगा नहीं, तो कांस्टेंट क्या होगा, जब P कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा S होगा इज इक्वल टू, ये कहाँ से पता लगेगा इस वाली इक्वेशन से, यदि P कांस्टेंट नहीं है तो S होगा। और क्या होएगा आपके पास, इधर आ जाएगा डेल T अपॉन में क्या डेल P, कांस्टेंट क्या S, ठीक है, कांस्टेंट क्या S। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ डेल H अपॉन में डेल P डेल S इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास डेल T अपॉन में डेल P और साथ में क्या आ जाएगा S। समीकरण नंबर कितना 6। फिर क्या करता हूँ मैं दूसरा केस लेता हूँ। दूसरा केस क्या कहता है, यदि आपको क्या कांस्टेंट P कांस्टेंट ले लिया, आप क्या लोगे S कांस्टेंट हो, S क्या हो आपके पास कांस्टेंट हो, तो DS क्या होगा आपका 0 होगा। जब DS 0 होगा तो DS 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास DH आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास DH आ जाएगा। और जब DH आ गया तो देखो S क्या था कांस्टेंट था, S की जगह क्या हो गया DS इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये DH इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, S जब 0 हो गया तो VDP बचेगा, क्या बचेगा VDP बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल H अपॉन में डेल P इज इक्वल टू क्या V, कांस्टेंट क्या था यहाँ पे तक तो S था। अब नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं ये करूँगा कि जो कांस्टेंट है उसी के रेस्पेक्ट में अवकलन यानी S के सापेक्ष क्या करूँगा अवकलन करूँगा।
तो एस के सापेक्ष क्या करूंगा, अवकलन। तो ये क्या आ जाएगा, जब एस के सापेक्ष में मैं अवकलन करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या बताऊं, डेल एच। क्या आ जाएगा, जब एस के रेस्पेक्ट में मैं क्या करता हूं, डिफरेंशियल करता हूं, तो ये आ जाएगा डेल एच। ये तो ऐसे का ऐसे था, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, एस के रेस्पेक्ट में, अवकलन किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। तो यहां से आपको पता लगा सकते हो, जब एस कांस्टेंट है, एस के सापेक्ष से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो कांस्टेंट क्या होगा, अब एस की जगह नहीं होगा तो क्या होगा, पी होगा। पी होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, इधर क्या था डेल वी, तो डेल वी क्या आ जाएगा, डेल वी अपॉन में डेल एस, कांस्टेंट क्या, पी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डेल स्क्वायर एच, डेल एस और डेल पी इज इक्वल टू डेल वी और डेल एस, और साथ में क्या हो जाएगा, पी। क्या हो गया, समीकरण नंबर 6 और 7। तो वही जो फंक्शन काम में लेते थे समीकरण 6 और 7 से, तो ये क्या हो जाएगा, यदि कोई फंक्शन हो डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स और डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ डेल वाई और डेल एक्स, ठीक है। ये आप एग्जाम में आपको ये फंक्शन लिखना पड़ेगा, तभी आप इसको कंपेयर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 6 और 7 से ये हो जाएगा, बताओ क्या होगा, समीकरण 6 और 7 से बताओ क्या होगा। ये क्या हो गया, समीकरण 6 और 7। तो समीकरण 6 और 7 से क्या करना, आपको कंपेयर कराओगे तो क्या आ जाएगा, डेल टी अपॉन में डेल पी, साथ में क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा आपका, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। क्या आ जाएगा, मैक्सवेल का तीसरा समीकरण, यानी सी। कुछ नहीं किया, जो पहले मेथड लिया, यदि एक आपको निकालना अच्छे से आ गया है तो बाकी सब वो का वो प्रोसेस चल रहा है, केवल चेंज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। पहले हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा लिया था, सेकंड में, थर्ड में क्या लिया, एंथैल्पी लिया, अब फोर्थ वाले में क्या लेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा लेंगे, ठीक है। लिख लिए इसको। तो ये आपका क्या हो गया, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। आ रहा है समझ में, तो मैक्सवेल समीकरण देखो, यदि समझ में आ जाएगा तो कुछ भी याद नहीं रखना इसमें, बिना याद रखे सब कुछ आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ वाले पे।
इन चारों समीकरण को एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम के तरीके से आपको याद रखना भी बताऊंगा मैं कि कैसे इसको याद रखा जाता है। याद रखने की एक ट्रिक होनी चाहिए, ट्रिक चाहे आप कोई से भी बनाओ, चारों इक्वेशन आपको तो याद रहनी चाहिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और वो कहता है कि कौन सी इसमें से मैक्सवेल समीकरण है, या फिर वो ऐसे कहता है कि कौन सी इसमें से मैक्सवेल समीकरण नहीं है। तो 3 तो वो जो समीकरण है वो देगा और एक जो नहीं है वो देगा। तो उसमें अपन को पहचान करनी आनी चाहिए। जब आपको उस चारों समीकरण याद होगी तभी आप क्या कर सकते हो, उसको आंसर सही कर सकते हो। लास्ट में ये एक एक लाइन लिख लेना कि यहाँ पे अब जैसे क्या है, ये सी लिखा है, यस मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है। जो इसके पहले बी लिखा था वो मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है। जो ए लिखा था वो मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है। चले आगे, फिर चलते अपन फोर्थ वाली इक्वेशन पे। देखो फोर्थ वाली इक्वेशन क्या कहती है उसकी बात करते हैं। यदि एक इक्वेशन निकालनी आ गई है आपको तो फिर आप चारों आ जाएगी। अगर एक ही नहीं आई है तो फिर आप वीडियो को बार बार देखो तो आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं कौन सी, फोर्थ समीकरण पे, चतुर्थ समीकरण पे। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कौन सी फॉर्मूला काम में लेना है। इसमें जो आपका लास्ट बचा गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा से, किसमें, गिब्स मुक्त ऊर्जा से, गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा से। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू यू माइनस का एस टी प्लस का क्या है पी वी। अवकलन रूप में लिखूंगा तो क्या आएगा, अवकलन रूप में लिखने पर तो ये आ जाएगा आपका क्या, डी जी इज इक्वल टू डी यू माइनस का डी एस टी माइनस प्लस का डी पी वी। तो देखो इसमें क्या आएगा, ये डी जी आ गया, डी यू ऐसे का ऐसे आ गया, ये माइनस है तो ये माइनस आ गया। अब क्या होगा, एस डी टी माइनस का टी डी एस। ठीक है, एक बार क्या किया, टी का अवकलन किया, दूसरी बार में एक्स का अवकलन किया, यू वी से बाहर माइनस था तो अंदर क्या आ गया माइनस, प्लस यहाँ पे क्या आएगा फिर पी डी वी प्लस का वी डी पी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, डी यू का मान रखना है। तो डी यू का मान वही जो पहले अपन निकालते आ रहे हैं उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम से। फर्स्ट नियम से क्या कहता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस का पी डी वी। सेकेंड नियम क्या कहता है, सेकेंड नियम ये कहता है कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास टी डी एस। ठीक है, डी क्यू का मान क्या रखूंगा, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2 और इसको दे देता हूँ 3। डी क्यू का मान 3 से 2 में, तो 3 से, समीकरण 3 से 2 में तो क्या आ जाएगा आपका टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस का पी डी वी। डी यू का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस का पी डी वी। समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से मैं कहाँ पर मान रखूंगा, 1 में, तो ये आ जाएगा क्या, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से 1 में। देखो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, जब समीकरण 4 से मैं 1 में मान रखूंगा तो ये डी जी तो ऐसे का ऐसे, डी जी ऐसे का ऐसे, डी यू है तो ये क्या हो जाएगा टी डी एस माइनस का पी डी वी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या था माइनस का एस डी टी, माइनस का एस डी टी माइनस का टी डी एस, माइनस का टी डी एस प्लस का पी डी वी, प्लस का पी डी वी और प्लस का वी डी पी। जो जो कट रहा है वो काट दो, कौन कौन सा कट रहा है देखो, टी डी एस प्लस माइनस है, पी डी वी क्या है प्लस माइनस है, दोनों टर्म कट गई तो कटेगा। अब क्या होगा, डी जी इज इक्वल टू माइनस का एस डी टी और क्या हो जाएगा प्लस का वी डी पी, यही रहेगा आपके पास। अब ध्यान रखना इसमें जब आप काटो पी डी वी और वी डी पी मत ऐसे मत काट लेना कि कंफ्यूजन में क्या करते हैं,
पी डी वी है और ये वी डी पी है, इसको उड़ा देते हैं। इसको ये सेम थोड़ी ना है, अवकलन इसमें वी का है और इसमें किसका है, पी का है। तो ऐसे मत कर लेना, कंफ्यूजन में कई बार हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एस डी टी प्लस का वी डी पी। अब ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, समीकरण नंबर 5। कौन सी आ गई, समीकरण नंबर 5। अब वही प्रोसेस, फर्स्ट क्या लेता हूँ, पी कांस्टेंट हो, यदि पी कांस्टेंट हो तो डी पी क्या होगा आपका, जीरो होगा। जब डी पी जीरो हो गया तो क्या आएगा, डी जी इज इक्वल टू माइनस का एस डी टी, पार्शियल में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल जी अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू माइनस का एस, कांस्टेंट क्या, पी। क्या करूंगा, पी के सापेक्ष क्या करूंगा, इसका अवकलन करूंगा। पी के सापेक्ष क्या करूंगा, अवकलन करूंगा। तो अवकलन करने पर तो ये क्या आएगा आपको, देखो ये आ जाएगा आपके पास। जब p के सापेक्ष मैंने क्या किया, अवकलन किया, तो p के सापेक्ष अवकलन किया तो डेल अपॉन डेल p, ये आपका पहले से ही था, डेल g अपॉन में डेल t, साथ में क्या आ गया p। तो p के सापेक्ष अवकलन किया तो ये आ जाएगा डेल s अपॉन में डेल p। कांस्टेंट क्या, जब p के सापेक्ष अवकलन किया तो p तो कांस्टेंट होगा नहीं, कांस्टेंट क्या होगा, t होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका t, ये हो जाएगा। इसके बाद कांस्टेंट क्या आ जाएगा, t। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर g अपॉन में डेल पी और डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन में डेल पी। माइनस तो अभी नहीं आ रहा, माइनस आ रहा है तो माइनस बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 6। अब सेम वही सेकंड क्या करना है आपको, सेकंड में कांस्टेंट क्या रखना है, यहाँ पी रखा था, आप क्या कांस्टेंट रखोगे, टी। तो टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो तो डी टी क्या होगा आपका, जीरो होगा। जब डी टी इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी जी, क्या हो जाएगा आपका, डी जी, सॉरी डी जी नहीं, हाँ डी जी, डी जी इज इक्वल टू, जब डी टी कॉन्स्टेंट हो गया, पहले पी लिया था, अब क्या हो गया, वी डी पी। तो ये क्या आ जाएगा, वी डी पी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, डेल जी अपॉन में डेल पी इज इक्वल टू क्या, वी। कॉन्स्टेंट क्या लिया है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट क्या लिया है, टी लिया है। तो ये क्या आ जाएगा, टी। क्या करूंगा, टी के सापेक्ष वापस अवकलन करूंगा। जब टी के रेस्पेक्ट में अवकलन किया तो क्या आ गया, देखो डेल अपॉन में डेल टी, डेल जी अपॉन में डेल पी टी। जब टी कांस्टेंट है तो अब क्या होगा, बाहर क्या आएगा, पी कांस्टेंट आएगा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल टी, और ये क्या आ गया, पी। तो सेम वही डेल स्क्वायर जी अपॉन में डेल टी डेल पी इज इक्वल टू क्या आया, डेल वी अपॉन में डेल टी, ठीक है। कांस्टेंट क्या, पी, समीकरण नंबर 7। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, समीकरण 6 व 7 से ये क्या आ जाएगा आपके पास, डेल स्क्वायर, यानी ऐसा कोई फंक्शन लिखना है, डेल स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर वाई दोनों इक्वल होते हैं डेल वाई एक्स के। तो ये क्या हो जाएगा, जब दोनों इक्वल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का डेल एस अपॉन में डेल पी, माइनस का डेल एस अपॉन में डेल पी, कांस्टेंट क्या था यहाँ पे, टी। तो ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या कर दिया, टी इज इक्वल टू, ये क्या है आपका, डेल वी अपॉन में डेल टी, कांस्टेंट क्या है, वी। तो ये आपका क्या हो गया, मैक्सवेल का कौन सा समीकरण हो गया, 4th वाला समीकरण हो गया, डी, ठीक है। ये क्या आपका मैक्सवेल का 4th वाला समीकरण है। तो ये आ गया आपका। अब इसको क्या करना है, मैक्सवेल को चारों समीकरण को अपन एक साथ लिखना भी सीखेंगे। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन मैं वो ट्रिक बताता हूँ आपको याद रखने की। ये आपके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, आने की संभावना है, और हर बार पूछा जाता है, यहाँ नहीं तो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है।
तो आपको मैक्सवेल की चारों समीकरण निकालनी आ गई होगी। जो मैंने जो स्टेप बताई है स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले फर्स्ट वाली समीकरण में ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम से क्या लिखा है अपन ने, डी क्यू और निकाला है, फिर डी यू की वैल्यू रखी तो एक इक्वेशन आई है। उसमें जैसे ये वाली इक्वेशन है, एक बार इसको कांस्टेंट लेना है, इसी के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, दूसरी बार में इसको कांस्टेंट लेना है, इसी के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। जो भी टर्म आएगी दोनों को कंपेयर करवाना है, कंपेयर करवाने के बाद आपका समीकरण निकलेगा। लिख दिया होगा, चले आगे। चले आगे, चलो चलते हैं। अब चलते हैं आपकी कंपटीशन एग्जाम के बेस पे, ठीक है। तो ये तो अपन ने क्या किया, ये तो आपके जो बीएससी में आपके समीकरण निकालने प्रूफ करने का आता है वो किया। अब आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब आपके 2 मिनट का काम और है। तो 2 मिनट का काम है, उस 2 मिनट के काम में आप कंपटीशन में नंबर आराम से ला सकते हो। कैसे ला सकते हो वो देखो। देखो अपनी क्लास जो जो मैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं आपको बताते रहे वही चल रहा हूँ बीएससी में। कि कुछ ऐसे टॉपिक आ रहे हैं जो आपके पास कंपटीशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसको मैं आज सब आपको एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ आगे। अब देखो इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक ये कहती है, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लेना कि ट्रिक इसको याद कैसे रखना है। आपको कैसे याद रखना है, याद ऐसे रखना है। मैं ऐसे 4 फंक्शन लेता हूँ आपके पास। एक तो लेता हूँ टेम्परेचर स्पेशल, टेम्परेचर स्पेशल यानी टी टेम्परेचर स्पेशल, टेम्परेचर स्पेशल, ठीक है। ये मैंने क्या लिए, 4 फंक्शन लिए, या इस तरीके से लिख लो इसको। कैसे, टी एस फुल फॉर्म लिखनी है तो क्या, टेम्परेचर स्पेशल, टेम्परेचर स्पेशल। फिर मैं दूसरा एक वर्ड काम में लेता हूँ, टी का मतलब ले लिया मैंने टेम्परेचर, एस का मतलब ले लिया मैंने स्पेशल यानी एक विशिष्ट ताप। फिर मैं क्या कहता हूँ, वेरी वेरी पर्सन। दूसरा मैं वर्ड काम में लेता हूँ, वेरी वेरी पर्सन यानी वेरी वेरी पर्सन। अब जब मैं ये काम में लेता हूँ, अब इसमें देखो ये आपके पास यदि आपको पता है तो अब आप आसानी से मैक्सवेल समीकरण को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे उसको देखो, एक बार समझना। कॉपी पेन को साइड में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ट्रिक है, ट्रिक वैसे कोई भी हर कोई बना सकता है, बट मैंने जो जिस तरीके से मैंने याद रखी हुई है वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या किया, टेम्परेचर स्पेशल टी एस वी पी वेरी वेरी पर्सन, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करना है, मुझे फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखूंगा, ये क्या है आपका टी और ये क्या आपका वी। तो पहले मैं क्या करूँगा, डेल टी अपॉन में डेल वी, ठीक है। ये कर दिया। अब आप ध्यान रखना कि टी और एस का एक सेट होता है, पी और वी का एक सेट होता है। क्या होता है, टी और एस का एक सेट होता है, पी और वी का एक सेट होता है। यानी ये क्या है, इसके दोनों क्लोज फ्रेंडशिप है। किसकी, पी और वी की, इसमें क्या है टी और एस की, ठीक है। तो ये टी और एस की फ्रेंडशिप, पी और वी की फ्रेंडशिप, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपके पास टी एस है, वी है और पी है। तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है, याद रखना है। जब आपके पास मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या था, टी वी था तो डेल टी कर दिया मैंने, डेल टी ऊपर, जो वी था उसको क्या कर दिया मैंने, डेल वी नीचे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम इसी का लिख लेता हूँ। इसका लिख लूँ, क्या है एस है तो ये क्या लिख लूँ मैं, डेल एस, और नीचे क्या लिख लूँ, डेल वी, ये लिख दिया। थर्ड क्या है, टी है और पी है तो डेल टी ऊपर और डेल पी नीचे, लिख दिया। फिर क्या है आपका डेल एस और क्या, डेल पी, तो ये लिख दिया मैंने नीचे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके इक्वल में। अब इसके बात करते हैं इक्वल में। तो देखो जो इधर वाली एक एक टर्म थी वो तो आपकी आ गई। अब इक्वल वाली कैसे आएगी, इक्वल वाली आएगी इसको देखते हुए, किसको देखते हुए, इसको देखते हुए।
कैसे? अब यहाँ पे जो मैंने v लिखा है, इस v का साथीदार कौन है? p। तो जो नीचे लिखा है उसका साथीदार यानी उसका जो फ्रेंड है वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका डेल p। ठीक है, अब ये जो t ऊपर था, t का साथीदार कौन है? s, यानी s का आएगा वो नीचे आएगा, ये वाला बन गया। ठीक है, फिर ये क्या है आपका s है, तो ये s का साथीदार कौन है? t, यानी जो नीचे का साथीदार आएगा वो ऊपर आएगा, जो ऊपर का साथीदार है वो नीचे आएगा। ये दोनों फ्रेंड है, तो इसमें अपन कर सकते हैं कि देखो v है तो यहाँ ऊपर क्या आएगा आपका डेल p आ जाएगा, s है तो क्या आ जाएगा आपका डेल t आ जाएगा, p है तो अब देखो p आ गया, अब नीचे p है तो ऊपर क्या आएगा? v आएगा, तो ये क्या आ जाएगा डेल v, और अपॉन में क्या आ जाएगा? t का क्या हो जाएगा? s। ऐसे ही फोर्थ का क्या था? p था तो ये क्या आ जाएगा आपका डेल v, और s था तो ये क्या आ जाएगा आपका डेल p। तो इतने चारों टर्म तो आपकी निकल गई, किस तरीके से? जो मैंने बताया इस तरीके से। अब इनके कांस्टेंट देखते हैं, इनका कांस्टेंट कैसे आएगा। अब देखो ये आपके सामने एक कांस्टेंट, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, तो देखो इसमें क्या बताया मैंने, t और s एक साथी एक ग्रुप है, p और v का एक ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, जो ऊपर s है तो कांस्टेंट क्या है? t है। देखना इसमें जो फोर्थ वाली क्वेश्चन में आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, s है तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? t है। ठीक है, जहाँ v है वहाँ पर कांस्टेंट क्या है? p है। इसका मतलब आप सभी को कांस्टेंट लिख सकते हो कैसे? यहाँ पे t है तो t के साथीदार का कांस्टेंट क्या आ गया? s, p है तो v, s है तो क्या होगा? t, p है तो v, t है तो क्या होगा? s, v है तो क्या होगा? p, s है तो क्या होगा? t, और v है तो क्या होगा? p। देखो क्या मैक्सवेल के फोर्थ समीकरण से मिलान करो, क्या आ रही है? क्या डेल एस अपॉन में डेल पी आ गया। ठीक है, ये साथ में क्या आ गया? टी, डेल वी अपॉन में डेल टी, तो डेल वी अपॉन में डेल टी क्या आ गया? पी। अब इसमें एक टर्म और आपको याद रखनी है कि मैक्सवेल की जो फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन है उसमें क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये मैक्सवेल की जो फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन है उसमें क्या आएगा? माइनस आएगा। बाकी टर्म आपकी क्या रहेगी? वो की वो रहेगी। आप माइनस चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, कैसे भी लगा सकते हो, ये इधर भी ले सकते हो इधर भी ले सकते हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा। तो ये आपकी क्या है? एक ट्रिक है। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो? इस ट्रिक से ये वाली जो इक्वेशन, ये वाली जो टेबल है मैंने बनाई है, इससे आप ये कंप्लीट आप याद रख सकते हो। क्या किया मैंने, एक बार वापस समझाता हूँ। देखो टेम्परेचर स्पेशल, टेम्परेचर स्पेशल, टी को मैंने क्या नाम दिया है? टेम्परेचर। एस को क्या नाम दिया है? स्पेशल। ठीक है, वी को क्या नाम दिया है? वेरी पर्सन, वेरी, और पी को क्या दिया? पर्सन। और मैंने क्या दिया है कि पी वी एक दो क्लोज फ्रेंड है, और क्या है? टी एस दो क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, पहले मैं ये लिख दिया टेम्परेचर स्पेशल टी एस, वी वी पी पी, वेरी वेरी पर्सन पर्सन। ठीक है, फर्स्ट वाले को क्या किया? डेल टी ऊपर, ये था डेल वी नीचे। ठीक है, पहले ये वाला टर्म लिखा सभी में, डेल टी ऊपर डेल वी नीचे, इसमें डेल एस ऊपर डेल वी नीचे, डेल टी ऊपर तो डेल पी नीचे, डेल एस ऊपर तो डेल पी नीचे। अब इसका जो ऑपोजिट है, अब जो सामने वाली टर्म है वो इससे देखने की नहीं लिखनी है, इससे केवल अपन एक ही टर्म लिख सकते हैं जो अपन ने लिख दी। अब क्या करना है, जो दूसरी टर्म है जो इसका साथीदार है उससे लिखेंगे v क्या है? v का ऑपोजिट क्या है? p, तो p ऊपर आ गया। t का ऑपोजिट क्या है? s, यानी t के साथ कौन आता है? s, तो t का ऑपोजिट क्या आ गया? s। v का साथीदार कौन है? p, तो p ऊपर, s का साथीदार कौन है? t, तो t नीचे, t का s नीचे और p का v नीचे, यानी s का साथीदार कौन है? t नीचे आ गया, p का साथीदार कौन है? v, वो कहाँ गया? ऊपर। यानी इसका क्या लिया? बिल्कुल ऑपोजिट लिया है, जो नीचे था उसका साथीदार ऊपर लिया है, जो ऊपर था उसका साथीदार नीचे लिया है। कांस्टेंट कैसे लिखना है? जो t है, t के साथ कौन साथीदार है? t का साथीदार कौन है? s है, तो क्या आएगा यहाँ पे? s, यानी फ्रेंडशिप इनकी बनी रहेगी, न टूटेगी नहीं। क्यों नहीं टूटेगी? तोड़ना नहीं है, इनको फ्रेंडशिप बना के रखनी है। तो ये क्या हो गया? t का s के साथ कांस्टेंट आ गया, p का v के साथ कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये बने रहे अपने पास, दोस्त आ गए इसमें, आप इसका दोस्त इसकी फ्रेंडशिप हो गई, p और v वापस भाई ग्रुप बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। s और t है, ग्रुप बन गया, p और v है, ग्रुप बन गया। यहाँ t है तो या कांस्टेंट क्या आएगा? s आएगा, v है तो कांस्टेंट क्या आएगा? p आएगा, s है तो कांस्टेंट क्या आएगा? t आएगा, v है तो कांस्टेंट क्या आएगा? p आएगा। और यही आपके जो कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिशन का, चाहे एमएससी का इंट्रेंस हो या आरपीएससी हो या कोई और फिजिक्स लेवल का एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सा दे देते हैं, निम्न में से बताइए कि मैक्सवेल समीकरण कौन सा नहीं है, या फिर दे देते कि बताइए कि मैक्सवेल समीकरण कौन सा है। यदि आपको इसमें, यदि आप रटने जाओगे तो आप ये कभी भी याद नहीं होगा, ना याद होगा ना आप इसको रट सकते हो। नहीं, अगर रट भी लोगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर करोगे, या तो कांस्टेंट में करोगे या वैसे करोगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है वो किस टाइप से देता है,
वो आपको इस टाइप से देता है, वो करेगा कुछ नहीं, वो कहेगा कि मैक्सवेल समीकरण कौन सा है। क्या कहेगा? मैक्सवेल समीकरण कौन सा सही है, ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा आपको। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन देगा। फर्स्ट ऑप्शन देगा कि डेल एस अपॉन में डेल वी क्या दे देगा? टी दे देगा। डेल पी अपॉन में डेल टी वी दे देगा। बी ऑप्शन में क्या देगा? डेल एस अपॉन में डेल वी देगा, और यह क्या देगा? डेल पी अपॉन में डेल टी देगा। क्या करेगा? वो कांस्टेंट को चेंज करेगा, यहाँ एस है तो यहाँ पी कर लेगा, यहाँ पी है तो यहाँ एस कर लेगा, इस टाइप से देगा। और भी वो थर्ड ऑप्शन बना सकता है, डेल एस अपॉन में डेल वी पी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन में डेल टी। अब क्या कांस्टेंट देगा? अब क्या दे देगा? अब ये कांस्टेंट देगा। देखो पहले क्या था? एस टी था, पी का वी दे दिया एस, अब नीचे के बेस पे दे दिया वी का पी दे दिया, टी का एस दे दिया। अब ये क्या दे सकता है? दोनों में पी पी दे सकता है, या दोनों में एस एस दे सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, तो 100% अपन को कन्फ्यूजन होता है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी ये वाली ट्रिक आपको याद है, टेम्परेचर स्पेशल वेरी वेरी पर्सन, इससे आप ये वाली ट्रिक बना सकते हो। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आगे इसकी क्या आएगी? मैक्सवेल समीकरण की एप्लीकेशन आएगी, अनुप्रयोग आएंगे, तो उस अनुप्रयोग में आपको ये काम में लेनी है। तो वहाँ पे अपन डायरेक्ट काम में लेंगे कि मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण, मैक्सवेल के तृतीय समीकरण। इसलिए मैंने ये ट्रिक भी बताई है कि आपके कॉम्पिटिशन में भी काम आ जाए और आपके बीएससी में भी काम आ जाए, तो अपन ये ट्रिक भी वहाँ पे यूज लेंगे। तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट यूज लेंगे मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण के अनुसार। तो द्वितीय समीकरण आपको याद तो होनी चाहिए, तो याद होगी तभी आप उसको आगे कर सकते हो। ठीक है, तो आपके ये वाला जो आज का टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का टॉपिक था, मैक्सवेल समीकरण। और मैक्सवेल समीकरण से रिलेटेड जो भी अपन ने कैलकुलेशन करके चारों समीकरण निकाली, उसका मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक समझ में आ गई होगी, याद रखने का तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका था मैक्सवेल समीकरण का लेक्चर। ठीक है, तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो अपनी जो क्लासें हैं वो एप्लीकेशन में चल रही है, रेगुलर रूप से चल रही है, और एग्जाम से पहले पहले आपका कोर्स करा दिया जाएगा, ये भी फुल गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।